नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कांग्रेस और राहुल गांधी की चौतरफा धुलाई हो रही है और बहुत ठीक तरीके से और ठीक समय पर हो रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्लियामेंट के भीतर और बाहर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग वो कर रहे थे, और वो चित्र भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के और कांग्रेस 52 से 99 सीटों पर पहुंच गई थी, तो किस तरह का इन्होंने विनिंग का एक सिग्नेचर दिखाते हुए फोटो उतरवाए थे। राहुल गांधी बहुत जल्दी शायद इन चीजों को भूल जाते हैं कि तीसरी बार भी लोगों के द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद वो विनिंग साइन दिखा रहे थे। यानी 99 सीटें भी अगर आ गई तो उसको भी अपनी विजय बता रहे थे। एक तरीके से वो ईवीएम से आए हुए नतीजों को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही हरियाणा में पटखनी लगी और महाराष्ट्र में भी बैक टू बैक 2 राज्यों में उनकी पार्टी हार गई, सत्ता में नहीं आ पाई, और जम्मू कश्मीर में भी 90 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 6 प्राप्त हो पाई, और इधर झारखंड में भी 81 में से केवल 16 सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई। तो अचानक उन्होंने अपने सुर बदल लिए। फिर से ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। 2 बयान आए हैं और ये दोनों बयान वायरल हैं। दोनों ही बयान इंडी अलायंस के इनके घटक दलों के नेताओं के हैं। एक बयान है उमर अब्दुल्ला का, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, और ना भूलें उमर अब्दुल्ला की पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों जम्मू कश्मीर में विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव मिलकर के लड़ी थी। एक और तथ्य हमें याद रखना चाहिए, लोकसभा चुनाव में 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और 1 सीट एक निर्दलीय ने जीती थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। और ये भी ना भूलें कि लोकसभा चुनाव उमर अब्दुल्ला हार गए थे इंजीनियर राशिद के हाथों। तब भी उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम के सिर पर तो ठीकरा नहीं ही फोड़ा था। उमर अब्दुल्ला ने जो इंटरव्यू दिया है पीटीआई को, उसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के जो हाल के बयान हैं उसके लिए एक तरीके से आड़े हाथों लेते हुए कटु निंदा की है, और उन्होंने ये कहा है कि ईवीएम का रोना बंद करके चुनाव नतीजों को कबूल करें, स्वीकार करे कांग्रेस। और उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मैं हार गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत दे दिया। तो अगर जब मैं हारा था जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव, उस समय ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगता, जैसे जब कांग्रेस कहीं हारती है तो ये ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं, तो बोला कि अब जब हमें बहुमत मिल गया है तब मैं क्या करता। यानी अगर उस समय हारने पर मैं ईवीएम का एक तरीके से अंतिम संस्कार करने लगता, तो आज तो उसी ईवीएम की वजह से हमें बहुमत मिल गया और हमारी सरकार बन गई। और उमर अब्दुल्ला का यही कहना था कि जब आपके ईवीएम से ही लगभग 100 सांसद चुनकर के आते हैं, तो आप
उस जीत को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। और कुछ महीने बाद हरियाणा में अगर आपके फेवर में चुनाव नतीजे नहीं आ रहे, महाराष्ट्र में नहीं आ रहे हैं, तो आपको ईवीएम से वोटिंग पसंद नहीं है, क्योंकि चुनाव परिणाम वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे ये चाहते हैं। दूसरा बयान, अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, पार्टी के महासचिव भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि साहब, अगर कांग्रेस के पास कोई सबूत है, कोई रिकॉर्डिंग है, तो फिर वो चुनाव आयोग जाकर के चुनाव आयोग के सामने उसका डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं कर रही है? यानी अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव नतीजे किसी के खिलाफ किए जा सकते हैं और किसी के पक्ष में किए जा सकते हैं, तो इनके लिए तो सबसे आसान काम है कि ये चुनाव आयोग जाएं और जो बात कह रहे हैं वो साबित कर दें। उन्होंने ये भी एक खास तौर से उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि मैं लंबे समय से जमीनी स्तर पर चुनाव करवा रहा हूं। निगरानी के बाद इन आरोपों में कुछ भी ठोस नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ईवीएम में रैंडमाइजेशन के दौरान अच्छा काम करता है और बूथ कार्यकर्ता मॉक पोल के दौरान ईवीएम की जांच करते हैं या वोटों की गिनती के दौरान फॉर्म 17C की समीक्षा करते हैं, जिसका इस्तेमाल बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट की जांच के लिए किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों में कुछ भी सत्यता है या ठोस है। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ईवीएम में हेर-फेर किया जा सकता है, तो उनके प्रतिनिधिमंडल को, यानी राहुल गांधी के प्रतिनिधिमंडल को चुनाव आयोग का दौरा करना चाहिए और ईवीएम को हैक करने के लिए कोई मेलवेयर या तकनीक का सबूत या डेमो दिखाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करने में असफल हैं, तो फिर सवाल उठाने बंद कर देने चाहिए। ये 2 बयान ऐसे हैं, मेरी समझ से इन बयानों ने 2-3 चीजें, 2-3 संकेत बिल्कुल साफ-साफ दे दिए हैं। ईवीएम के मुद्दे पर जहां कांग्रेस हार जाती है और रोना शुरू करती है, इंडी अलायंस के भीतर ही इसको लेकर के फूट पड़ गई है, दरार आ गई है, मतभेद साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं। और जो पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के खिलाफ एक मुहिम भी शुरू हुई है इंडी अलायंस के भीतर, और मैं राहुल गांधी भी नहीं कहूंगा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के खिलाफ जो एक लामबंदी चल रही है और ममता बनर्जी को अब आगे ला करके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पीछे करने या साइड लाइन करने की जो मुहिम चल रही है, उसके पीछे कौन कौन है, ये भी अब किसी से दबा छिपा नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 18वीं लोकसभा का जब पहला सत्र बुलाया गया था, तो जिन अखिलेश यादव को अपनी बगल में लेकर के बैठे हुए थे राहुल गांधी, उन्हीं अखिलेश यादव और टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद ने यह मुहिम शुरू की। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संभल में जो कुछ कर्मकांड हुए, उसमें जो राहुल गांधी ने और उनकी बहन ने जल्दबाजी दिखाई, मुस्लिम वोटों पर कब्जे की लड़ाई है, एक्चुअल में जमीन पर कब्जे की लड़ाई है। और मुलायम सिंह यादव से बेहतर और कौन जान सकता है कि कांग्रेस को अगर जरा सा आपने उंगली पकड़ाई तो वो पूरा हाथ भी पकड़ती है और आपको खाने के लिए पूरी तरीके से लपक पड़ती है। और वही अखिलेश यादव को पिछले कुछ ही महीने में आभास हो गया। तो अब आप देख लीजिए, अखिलेश यादव ने
ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया, लालू यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया, शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने, और अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस से और राहुल गांधी से पहले ही दूर हो चुके हैं। अब जो रही सही कसर बाकी थी वो उमर अब्दुल्ला ने पूरी कर दी। तो एक तरफ तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर जो बहस हुई है उसका जवाब देते हुए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और इनके जितने भी पूर्वज हैं, चाहे राजीव गांधी हैं, इंदिरा गांधी हैं, नेहरू हैं, सबकी धुलाई की है। इनको एक तरीके से ये बताया है कि आपके कितने पाप हैं, कितनी बार आपने परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए संशोधन की करने के पाप किए हैं। और दूसरी तरफ अब इंडी अलायंस में ही इनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। तो जैसा राजनीतिक संकट इस समय कांग्रेस और इस कांग्रेस के प्रथम परिवार के सामने इस समय आकर के खड़ा हो गया है, मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व है और इनकी नींद उड़ चुकी होगी, क्योंकि इंडी अलायंस में ही अब इनके खिलाफ विद्रोह के स्वर बुलंद हो गए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।